सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता 3 दिनों में मशरिक़ वस्ता ने वो सब देखा जो शायद दहाइयों में नहीं देखा गया। अमेरिका ने ईरान पर इंतहाई ताकतवर गैर जौहरी बम बरसाए। ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर जवाबी हमला किया और बिलाखिर एक सीज फायर। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई जंग ख़त्म हो गई? इतवार को अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाया। पहली बार ईरान के खिलाफ नॉन न्यूक्लियर सबसे मोहलिक बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दागे, जिनमें से बेशतर को रोका गया और जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद ही घंटों में एक ऐसा अमन मुआहदा करवाया जिसकी बदौलत 12 दिन से जारी जंग रुक गई। इसका इंदिया सदर ट्रंप ने ईरानी हमले के फौरी बाद दिया था, जब उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कतर हमले की पेशगी इत्तला देने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि अब मामला ख़त्म हो गया है। अब ये इत्तलात कन्फर्म हो गई हैं कि अमरीकी हमले के बाद कशीदा सूरत हाल को देखकर ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़ौरन अमन कायम करने के लिए सिफारती राब्ते शुरू किए। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बराह रास्त राब्ता किया, जबकि वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ईरान से राब्तों में मसरूफ़ रहे। कतर ने सालसी का किरदार अदा किया, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि सीज़ फायर अमल में आ चुका है, अब कोई इसकी खिलाफ वर्जी ना करे। इस सीज़ फायर के तहत ईरान और इसराइल को जारी ऑपरेशन वाइंड अप करने के लिए कुछ घंटे दिए गए हैं, जिसमें इसराइल ने तेहरान के मुख्तलिफ ठिकानों पर शदीद बमबारी की है, जिसमें इस हमले में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट समेत 9 अफराद शहीद हुए हैं। इसी तरह ईरान के आखिरी हमले में 5 इसराइलियों की हलाकत हुई है, जिसके बाद तमाम फरीकैन को फतह का दावा करने का कुछ न कुछ मौका मिल गया है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान और इसराइल मेरे पास आए और अमन की ख्वाहिश जाहिर की। ईरान ने दावा किया कि हमने दुश्मन को सीज़ फायर पर मजबूर किया, जबकि इसराइल के वज़ीर आज़म ने यह कहकर जंग बंदी की तौसीक की कि इसराइल के जंगी मकासद हासिल हो गए। अब अहम बात यह है कि इसराइल और अमरीका का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा और ईरान में हुकूमत की तब्दीली था। ना रजीम चेंज हुई और ना ही एटमी प्रोग्राम के खात्मे की ज़मानत मिल सकी, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ईरान 10 एटम बमों के बराबर एटमी मवाद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुका है और कुछ महीनों में ईरान फिर से बम बनाने के काबिल हो सकता है। तो सवाल उठता है कि फिर इस जंग से हासिल क्या हुआ है? दूसरी तरफ गजा अब में जल रहा है। 55,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सीज़ फायर के दौरान भी गजा में इसराइली हमले जारी रहे और गुज़िश्ता रोज़ 21 लोग शहीद हुए। अब इसराइल के हॉस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज़ फोरम ने सवाल किया है कि अगर ईरान से सीज़ फायर मुमकिन है तो गजा से क्यों नहीं? इसराइली अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया है कि अब वक्त है कि गजा में भी जंग ख़त्म करे, कैदियों को वापस लाएं और तामीर नौ शुरू करें। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा? ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। जी जॉन, ये बताइएगा कि इस वक्त तेहरान में क्या एनवायरनमेंट है? क्या इस सीज़ फायर को लेकर हुकूमत और आवाम में क्या इम्प्रेशन डेवलप हुआ है इस सारी सूरत हाल के बाद? जी, आज जब मैं बाहर निकला हूँ और मैंने जब रोड्स का जायज़ा लिया तो यहाँ पे काफ़ी मुख्तलिफ मुकामात पे ट्रैफिक है। लोग जो है वो झंडे लेके और लोग ग्रुप्स में जमा हुए हैं। म्यूज़िक जो है वो गाड़ियों में बज रही है और सेलिब्रेशन नज़र आ रही है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे लोग। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात रही, वहाँ गवर्नमेंट पे ऐसा नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट इस वक्त आई गेस असेसमेंट कर रही है कि सीज़ फायर किस तरफ लेके जानी है, परमानेंट रखना है नहीं रखना। सीज़ फायर तो बहरहाल है और इम्प्लाइड सीज़ फायर आई वुड से, बट अगेन यहाँ पे ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम कॉशियस हैं। और बयान भी ये आया है कि ट्रिगर पे इन लोगों ने उंगली रखी हुई है। इनका कहना है कि इन्होंने ट्रिगर पे उंगली रखी हुई है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई अग्रेशन आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि रेड अलर्ट एनवायरनमेंट गवर्नमेंट के लिए अभी भी है और ये जो कूलिंग डाउन इफेक्ट है ये सिर्फ एक पब्लिक इम्प्रेशन की हद तक तो ठीक है, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट अभी भी जो है वो थोड़ा सा सस्पेक्ट कर रही है कि एनीथिंग कैन हैपन। यस, बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से नज़र ऐसा आ रहा है
कि गवर्नमेंट तैयार है, रेडी है, एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ हो तो हम जवाब दें। बहरहाल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो नेगेटिविटी है इस सीज फायर को लेके। साथ ही साथ इत्मीनान भी है कि चलें सीज फायर हो गया, चलें लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन बहरहाल कोई जिसे कहते हैं परमानेंट ऑफिशियल सीज फायर जिसे कहते हैं वो उस तरीके से नहीं आई है। इम्प्लाइड सीज फायर और ऑफिशियल सीज फायर तो है लेकिन परमानेंट नहीं है। ठीक, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू जनरल रजा जन साहब के, बल्कि आपसे ज़रा मैं कुछ और पर्सपेक्टिव भी समझना चाहता हूँ। ये इतना ड्रामेटिक टर्न अराउंड की कोई एक्सपेक्टेशन थी, और ये जो तीनों फरीकैन जो हैं विक्ट्री क्लेम करने पर इस वक्त तुले हुए हैं, मैं तो यही कहूँगा, आपके ख्याल में इसके क्या मुहर्रकात होंगे, क्या इसका जो है वो रीज़न बना होगा? नॉट एक्सपेक्टेड कि ईरान इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा और इतना इफेक्टिवली रिएक्ट करेगा। एक तो ये होगा। दूसरा, जो डेप्थ है उसके आर्सनल की, जो मिसाइल की जो उनकी तादाद है, और जितने दिन वो जारी रखे हुए थे रिस्पॉन्स को, तो ये भी शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। और ये भी लोगों को पता है कि ईरान के पास अभी भी स्टॉक पाइल्स हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता ये कोई सीज़ फायर जो होता है वो ब्रेक होता है या कुछ होता है, तो ईरान जो है दोबारा भी रिस्पॉन्स देने के काबिल होगा। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें ये समझ आती है कि इजराइल जो है वो ख़ुद भी रजामंद हो गया था, या अंदर से वो भी चाहता था कि सीज़ फायर हो जाए। उसके रीज़न ये है कि आज तक पिछले 70 सालों में इजराइल के ऊपर कभी इतने ज़्यादा मिसाइल इफ़ेक्टिवली फायर नहीं हुए, इतना डैमेज नहीं हुआ जो अभी हुआ है, और उनके लोग पिछले 12 दिनों से बंकरों में थे। और अभी मैंने सुना है कि इजरायली फ़ौज ने ऐलान कर दिया कि जी बंकरों से निकल आए, और साथ ही उन्होंने ये भी है कि एयर स्पेस भी खोल दिया। अब ये जो इजराइल ने कुछ फायर किया है ईरान के ऊपर, कुछ इलाकों में बॉम्ब के धमाके हुए हैं या मिसाइल के धमाके हुए हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल कि कुछ हुआ हो, क्योंकि जब भी सीज़ फायर होता है तो इनिशियल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पीस फ्रेजाइल होता है। दोनों तरफ कुछ लोग तो होते हैं जिन तक ये खबरें पहुंची होती हैं, कुछ तक नहीं पहुंची होती, लेकिन मोस्टली ये है कि अभी दोनों साइडों से गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, गवर्नमेंट ऑफ ईरान जो है उन्होंने एग्री कर लिया। जो आप बात कर रहे थे कि क्या ये कतर ने ब्रोकर किया है या कतर ने करवाया है, कतर का जो स्टेटमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्हें कहा जी कि उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ोन किया था और उनके अमीर को, और अमेरिका ने फ़ोन किया और उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप सीज़ फायर करें। तो फिर ये हुआ कि अमीर जो थे उनकी ईरान से बात हुई, तो ईरान एग्री टू इट। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों साइडें जो हैं दे हैड रियलाइज्ड कि जी इसी तरह अगर जारी रहा तो दोनों में डिस्ट्रक्शन तो होती रहेगी, तो इसको सीज़ फायर की तरफ ले जाया जाए। जो कतर के एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ वो भी एक है कि जो एक काइंड ऑफ स्कोर सेटलिंग हो गई ईरान की तरफ से, और ईरानियन कहते हैं जी कि हमने 14 मिसाइल फायर किए, और वो अमेरिकन भी कह रहे हैं जी 14 हुए, जिनमें से 13 जो है वो न्यूट्रलाइज हुए और एक कई नॉन इफेक्टिव एरिया या नॉन बेस वाले एरिया में गिरा। बट वट एवर हैपेंड, ईरान ने भी अपनी तरफ से एक टेट फॉर टैट जो है रिस्पॉन्स दे दिया, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा तो अमेरिका भी ऊपर भी हमले करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो उसके बाद स्टेटमेंट आई थी, इफ़ यू रिमेंबर, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, विच इंडिकेटेड कि अमेरिका जो है, आप तीनों मुल्कों का कह रहे थे ना, तो अमेरिका जो है उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम इसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे, हमने जो करना था अचीव कर लिया। नंबर 2, ईरान जो है उसकी तरफ से भी एक विलिंगनेस नज़र आती है मुझे, इजराइल की तरफ से भी मुझे एक विलिंगनेस नज़र आती है, और मैं होप करता हूँ कि बाय टुनाइट होपफुली ये सीज़ फायर जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता ब्रेक होता है जैसे आप कहते हैं, तो फिर दोनों तरफ यही है कि दोनों तरफ तैयार हैं, और ईरान भी जो है वो हेजिटेट नहीं करेगा रिस्पॉन्ड करने में। बट आई थिंक अमेरिका अभी दोबारा बीच में नहीं आएगा। ठीक, जॉन हुसैन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा, ईरान की इस पर क्या पोजीशन है कि जो जिस तरह इजराइल और अमेरिका अपने जो जंगी मकासद हैं उसको हासिल करने का दावा कर रहे हैं, या जो क्लेम उनका है, ईरान की इस पर क्या पोजीशन है? जी, ईरान का यहाँ पे मानना ये है ऑफिशियल्स का कि जो मकासद थे यूनाइटेड स्टेट्स के और इसराइल के वो पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि यूरेनियम जो इनका है स्टॉक पाइल वो अभी भी इंटैक्ट है।
दूसरा, इनकी जो गवर्नमेंट है वो इंटैक्ट है, कोई रिजीम चेंज की जो बातें हो रही थी वो भी नहीं हुआ। बहरहाल लीडरशिप को नुकसान पहुंचा है यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसा डैमेज नहीं है जो ईरान ने पहले नहीं देखा, और ना ही कोई ऐसा डैमेज है जो परमानेंट है। उल्टा ये ईरान कह रहा है कि उन्होंने जो इसराइल के अंदर अपने मकासद हैं वो पूरे किए हैं। लोकल मीडिया पे भी ये रिपोर्टिंग है, और जो है वो डिफरेंट चैनल से बताया जा रहा है कि ईरान ने, क्योंकि अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, IDF का हेडक्वार्टर्स, इनकी मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग टेल अवीव के अंदर, साइबर टेक्नोलॉजी पार्क्स, क्योंकि इन डिफरेंट मकामात पे ईरान ने स्ट्राइक्स किया है, तो ईरान भी यही क्लेम कर रहा है कि उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो दे आर नो लॉन्गर विलिंग टू एस्केलेट द सिचुएशन। ओके, सो व्हाट अबाउट न्यूक्लियर डायलॉग, वो क्या आप रिस्टोर होता देख रहे हैं बिटवीन US एंड ईरान? इस पर भी कोई अपडेट्स चल रही है वहाँ पर? देखिए, मेरा अपना पर्सनल नजरिया इस पे ये है, ऑफिशियली मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे ऑफिशियल्स ने कह दिया है कि डायरेक्टली अमेरिका के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे। हाउ दैट विल चेंज ओनली टाइम विल टेल। जैसा मैंने देखा है यहाँ पे रहते हुए, और जैसा जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, उससे यही नजर आ रहा है कि न्यूक्लियर टॉक्स अब और ज्यादा दूर हो गई हैं, क्योंकि पहले तो फिर भी IAEA के इंस्पेक्टर्स जो थे उनके पास एक्सेस था, उनको पता था, फैसिलिटीज का अंदाजा था। अब जहां यूरेनियम स्टॉक पाइल मूव हुआ है, एनरिच्ड स्टॉक पाइल, वो किधर मूव हुआ है, कौन सी फैसिलिटी में मूव हुआ है, दैट इज हिडन, और यहाँ पे भी जो है वो कोई ऐसी नहीं है खबर कि वो कहाँ है। तो आई वुड से पर्सनली कि न्यूक्लियर डील होने के चांसेस शायद पहले से बढ़ गए, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर डील होगी नहीं, जो मेरा अपना जाती राय है। बहरहाल ऑफिशियली जो है वो किसी तरीके की इस चीज के ऊपर डेवलपमेंट नहीं बताई गई कि अब अमेरिका के साथ डायरेक्टली निगोशिएट करेंगे या नहीं करेंगे आफ्टर द सीज फायर। राइट, सो जान साहब ये बताइएगा कि क्या इस स्टेज के ऊपर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का ईरान पर हमला और ईरान का जो रद्द अमल था वो कोई डिज़ाइंड एग्जिट स्ट्रेटजी थी क्या? क्योंकि आपका मिलिट्री बैकग्राउंड भी है, तो आपको किस तरह इस सिचुएशन को आप एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि सदर ट्रम्प की जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उससे इसी तरह का इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये क्लेम करना कि हमने जो है वो जो इनरिचमेंट कर रहे थे न्यूक्लियर की, वो साइट्स हिट कर दी हैं, अब उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है। हाउ डू यू सी इट? जी, जैसे जॉन साहब कह रहे थे कि पहली बात तो ये कि जहाँ तक उनके एनरिच यूरेनियम की बात होती है तो मुख्तलिफ इतलाहात हैं, क्वांटिटी का हमें पता नहीं। ये कहा जा रहा है कि अप टू 60% उन्होंने एनरिच कर लिया था। अगर आप सेंट्रीफ्यूज सिस्टम से एनरिचमेंट करते हैं तो ये 60% से 90 पे भी जा सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस, उसको एनरिच करते जाते हैं। आगे जब हम बात करते हैं कि जी जो नेगोशिएशंस हैं वो किस तरफ बढ़ेंगी, जो आप फरमा रहे थे, बात यह कि जहाँ तक अमेरिका का और वेस्टर्न उनके एलाइज हैं और इज़राइल और बाकी सब का जो ताल्लुक़ है, और इवन कुछ जो ताकतें हैं मिडिल ईस्ट की, उनका जो ताल्लुक़ है, तो उनके पास नेगोशिएशन में जो मेन एजेंडा पॉइंट होगा वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ज़रूर होगा, क्योंकि इसके बगैर बात शायद आगे ना बढ़े। नेगोशिएशन जब भी होती हैं वो एकदम तो होती नहीं है जी। इट इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस कि जो नेगोशिएटर्स होते हैं वो मिलते हैं, बात करते हैं, गिव एंड टेक होता है, जो डिमांड्स होती हैं, मैक्सिमम एम्स होते हैं, मिनिमम एम्स होते हैं, और जो बेयर मिनिमम के जी किधर हमने रुकना है वो सारे एम्स होते हैं। व्हाट आई फोरसी, नंबर एक तो ये है जी कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो असेसमेंट है, देख तो नहीं सकते, अल्लाह रहम करे, वो तो सिर्फ डिवाइन पावर्स हैं, लेकिन जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि एक तो सीज फायर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, नेगोशिएशंस स्लो हों बेशक, डिलेड हों बेशक, लेकिन नेगोशिएशन ज़रूर होंगी, क्योंकि वो ईरान की भी कंपल्शन है। ईरान ने सैंक्शन से निकलना है। ईरान के ऊपर इस वक्त 500 सैंक्शंस हैं, और जो अच्छा तरीका होगा वो यही होगा, वाइज तरीका यही होगा कि ईरान जो है नेगोशिएशंस को तोड़े नहीं, अपनी मर्जी करे, अपनी डिमांड्स को सामने रखे, उनके ऊपर बार्गेन करे, लेकिन नेगोशिएशन करते रहना चाहिए ताकि उनके ऊपर से सैंक्शंस लिफ्ट हों, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जो न्यूक्लियर वाले प्रोग्राम की आप बात कर रहे थे जी, मैं उसमें एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ। अगर यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था, बाकी लोग चाहते थे कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से डिसिस्ट करना है, रोकना है, तो वो तो ईरान ऑलरेडी कर रहा था। ईरान ने NPT भी साइन कर दिया हुआ है, ईरान ने अपनी फैसिलिटीज़ जो थी
वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जी, एजेंसी IAEA की तरफ से उनके हक में स्टेटमेंट्स आना कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट की तरफ नहीं है, न्यूक्लियर की तरफ नहीं है, अमेरिकन इंटेलिजेंस हेड का कहना कि ये नहीं कर रहे एनरिचमेंट फर्दर, तो ये तो उनके हक में बहुत बड़ी इस जंग में गवाही और से पहले भी आई है। ये ठीक कह रहे हैं आप बात, बिल्कुल ट्रू दैट। और उसके ऊपर मैं और भी ऐड कर दूं कि जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब हैं, उन्होंने फतवा भी दिया हुआ है कि जी ये जो एटॉमिक वेपन्स हैं ये एंटी इस्लाम है या इस्लाम के स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो बेहतर तरीका ये होता है कि ईरान को साथ लेकर निगोशिएशन में चला जाता है। ये तो अभी जैसे उन्होंने किया है तो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि रिएक्शनरी हो जाए ईरान, और ईरान के जी अच्छा ठीक है, कम आउट में वी आर गोइंग टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब बिकॉज दैट इज़ द गारंटी ऑफ पीस, दैट इज़ द गारंटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द ईरानियन नेशन एंड दिस नेशन। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिया है अमेरिका के अटैक ने। बट अब अपने डिटरेंस क्रिएट करने के लिए आप कह रहे हैं इस रास्ते पे जा सकते हैं? जी, क्योंकि एक लिहाज से अगर देखा जाए, अगर उनके पास वाकई रिच यूरेनियम मौजूद है तो हाफ वे थ्रू तो वो ऑलरेडी है ना। नाउ द क्वेश्चन है कि उसके इनरिचमेंट को बढ़ाना कैसे है, उसको बॉम्ब बनाना कैसे है, वो अलग प्रोसेस है। एक क्रिटिकल सब क्रिटिकल मैस कैसे होगा, इम्प्लोजन होगी, एक्सप्लोजन होगी, टेस्ट हुआ नहीं हुआ, उसके बाद उसको ओपन टेस्ट करना है नहीं करना, वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये है कि उन्होंने डीरेल तो कर दिया। जो ऑब्जेक्टिव्स की बात आप कर रहे थे कि रिजीम चेंज वाला अचीव नहीं हुआ, वो चाहते थे कि जी इंटरनल डिसेंशन हो जाए, कि ईरानी कौम जो है अपनी क़यादत के अगेंस्ट खड़ी हो जाए, वो नहीं। ईरानी इज रिएक्टेड अदर वे अराउंड, यूनाइट हो गए जी, यूनाइट हो गए, इकट्ठे हो गए, सारे डिफरेंसेस ख़त्म हो गए। जो 5-10% जो लोग थे जो इधर उधर देख रहे थे, शायद वो भी रीथिंक कर रहे होंगे। एक नुकसान ईरान का हुआ है जो सामने आया है, वो है कि उनके अंदर जो है जासूस बहुत सारे मौजूद हैं। उसके लिए काउंटर इंटेलिजेंस का काम उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। रिजीम चेंज नहीं हो सका अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम द ईरान्स पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। हाँ, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको डैमेज काफ़ी हद तक कर दिया गया है। तो वो पार्शियली आप ये कहें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम को डैमेज करने का वो अचीव हुआ, बाकी ऑब्जेक्टिव्स उनके अचीव नहीं हुए। बट बेसिकली उनके पास टेक्निक है, उनके पास वो तमाम रिक्वायर्ड एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके पास, तो वो अब इस मॉडर्न वर्ल्ड में ज़रा मुश्किल है ये कहना कि आप अगर एक प्रोविंस में किसी चीज़ को ख़त्म करें तो आप पूरी एंटायर कंट्री से वो एलिमेंट ख़त्म कर सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी उनके पास है, मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं उनके पास जिस पे वो कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग शायद आप ठीक कह रहे हैं कि रोका हो, टाइम बिंग रिटार्ड हो सकता है, अग्रीड, बंद नहीं हुआ। और हमें अभी तक ये नहीं पता कि डैमेज कितना हुआ, वो तो बाद में जब बात खुलेगी एक्चुअली कि कितना तो डैमेज हो फिर हमें। बट पार्शियली हम कह सकते हैं नॉट होली, एंड फ्यू इयर्स में भी, बट नॉट फॉर एवर। ये तो सर अमेरिकन को भी इसका अंदाज़ा होगा कि वो दोबारा चाहे बना सकते हैं, और अब ज़ाहिर अपनी अपनी ऑडियंस को हर बंदा एड्रेस कर रहा है, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या ईरान हो। टुवर्ड्स द वेरी एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जॉन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रा सिर्फ ये करूँगा अगर ब्रीफ कमेंट कर सकें, आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। मुझे ये बताएं कि ईरान में जो एलिमेंट एंटाई ईरानी गवर्नमेंट था या जो उनकी रजीम है उसके अगेंस्ट था, तो उस एलिमेंट की अब क्या पोजीशन है, उस ऑपोजिशन की क्या पोजीशन है? क्या वो इस सारे प्रोसेस में यूनाइटेड हो गए या फिर वीकन हुई है गवर्नमेंट ईरानी? हाउ डू यू एनालाइज दिस एंड व्हाट इज एन अपडेट ऑफ दिस? फॉर श्योर आई विल गिव यू एन अपडेट एंड एन एनालिसिस एज वेल। देखें, अपडेट ये है कि कल रात को मैं गया था वली असर स्ट्रीट पे, नेल्सन मंडेला स्ट्रीट, बहुत दूसरी अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे मैं घूमा था। ये बात बाय द वे, ये ट्रम्प अटैक यहाँ पर यूएस के खिलाफ जो अटैक किया था ईरान ने, उसके बाद मैं निकला था। मैंने खुद अपनी आंखों से, मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, फेसबुक पे पोस्ट की हुई हैं, ट्विटर पे पोस्ट की हुई हैं, बेहिजाब लड़कियां, बिल्कुल टी शर्ट पहनी हुई आंटियां बाहर झंडा लेके खड़ी हुई, नारे लगा रही थी, मार बार जिद्दे विलायत फ़की। इसका मतलब ये है, मार बार जिद्दे विलायत फ़की का, कि जो विलायत फ़की यानी सुप्रीम लीडर के निज़ाम के खिलाफ हैं उनके ऊपर जो है वो लानत हो। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, या डेथ टू देम ये भी कहा जाता है। तो जो है मेरी नज़र से जो मैंने देखा और जो ऑब्जर्वेशंस की, और जो मैंने लोगों का सेंटिमेंट बाकायदा इंगेज किया मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर, क्योंकि ग्रुप्स हैं यहाँ पे, लोग रिएक्ट करते रहते हैं उसके ऊपर, तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, आई वुड से, मुझे एक भी आवाज़ ऐसी नहीं आई जो गवर्नमेंट के खिलाफ या सुप्रीम लीडर के जो निज़ाम है उसके खिलाफ डिसेंटिंग हो।
बिल्कुल लोगों ने ये, कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं जी अटैक अभी भी करते रहना चाहिए इसराइल के ऊपर, इसराइल को क्यों छोड़ा इतनी आसानी से, इनको और मारो। ये वाले जो तनासर हैं वो थे वहां पे, बट रिजीम के हवाले से यानी गवर्नमेंट के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की लोगों ने। टेक्निकली वन लाइनर अगर मैं भी इस वक्त टेक्निकली अगर वन लाइनर में इसको कंक्लूड कर सकूं तो इस वॉर से ईरानी नेशन जिनमें डिफरेंसेस थे, अगर कोई पोलराइजेशन थी या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, वो अब यूनाइटेड हो गए उल्टा इजराइल और अमेरिका के इस अटैक के बाद। इज दैट करेक्ट? Absolutely right. Right. Thank you so much, General Raza Mohammad साहब जी. You want to say something, John साहब? You wanted to add a point? Absolutely counterproductive रहा है। Thank you. जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है कभी भी नहीं थी। Right. Thank you so much. जॉन हुसैन साहब तेहरान से मौजूद थे, मेजर जनरल रजा रिटायर्ड रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इशू पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। 8 जमानतें लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई थी इमरान खान साहब की, लेकिन मसला ये है कि वहाँ से भी ज़मानतें मुस्तरद हो गई हैं। ये मामला किस तरफ जा रहा है, इस पर ज़रा बात करेंगे। और दूसरा मामला है जो KPK ने बजट पास कर लिया, PTI कहती रह गई, यानी PTI लीडरशिप कहती रह गई कि ये बजट हम पास नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पास कर लिया। और अलीमा खान साहिबा ने यहाँ तक कह दिया कि जो कमज़ोर हैं MPs घर चले जाएँ, साथ ना दें। गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद की और उन्होंने जो है वो उनके बारे में ये कहा कि अगर कमज़ोर हुकूमत है तो घर जाए। तो इस पर बात करेंगे। 2 इश्यूज़ हैं हमारे सामने। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। आपके ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट में आज क्या हुआ है? ये केसेस मजबूत हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है, या PTI की कोई जो लीगल स्ट्रेटजी है वो बड़ी कमज़ोर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, इसमें तो 2 राय नहीं है कि जो 9 मई का एक इंसिडेंट आया पूरे मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आया, तकरीबन 40 के करीब आपकी पब्लिक या मिलिट्री इंस्टॉलेशन से उसके ऊपर आया, तो उसके पीछे एक प्रोवोकेशन तो थी। और वो प्रोवोकेशन जो है वो डेफिनेटली जो आपके टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ से आई होगी, और जिसको हाई कोर्ट ने टेंटेटिवली जो है आज उसने उस चीज़ को, प्रोसिक्यूशन स्टोरी को माना है, और 10 की 10 जो बेल है उनके लिए जो रिजेक्ट की हैं, तो ये इनके लिए सीरियस चैलेंजेस जो हैं। और हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट आपका ट्रायल के बाद एक ऐसा इदारा होता है, और मेरा ख्याल है कि जब डिटेल इसकी रीजनिंग आएगी तो वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो लेके आएंगे कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने समझा ये है कि ये बेल आफ्टर अरेस्ट का केस नहीं बनता। चौधरी साहब, आपके ख्याल में आपकी पार्टी का एक तो क्या इस पर मौके पे और क्या फैसले के खिलाफ अपील भी करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बेल स्टेज पे जो है, और वो 2 साल के बाद बेल लगी, जिस तरह से लगी या जिस तरह से वो डिसाइड हुई, और उसके मेरिट्स के ऊपर तो आदल बहस करना फजूल है इस मुल्क में। ना तो ये केस कानूनी है, ना ये केस इस तरह के हैं कि जिनमें आप ये कहें कि बहुत ज्यादा कोई इनके ऊपर जो है जी मामलात इस तरह से किए गए हैं कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? अगर आप इमरान खान साहब की स्पीचेस को बुनियाद बना के और अपनी हुकूमत जाने के बाद अगर वो पॉलिटिकली एक मौक़िफ़ लेते हैं, उसको आप इंस्टिगेशन या प्रोवोकेशन में ले आए, तो इससे ज़्यादा तो कोई तबाहकुन बात हो नहीं सकती। यानी जिस तरह से ये बेलें खारिज की गई हैं, इससे पाकिस्तान में अदल के निज़ाम के ऊपर लोगों को कोई जो है वो एतबार नहीं रहा। ना ये अदालतें जो हैं इनके ऊपर मामलात जो हैं, लोग आम लोगों का जो इस पे एतमाद है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। 26वीं तरमीम के बाद जो अदालतें हैं ये बिल्कुल एक रबर स्टैंप बन गई हैं और इंतजामिया के हाथ में। और इसके ऊपर से ये पहले दिन से अगर किसी को उम्मीद थी तो मैं समझता हूँ कि वो पता नहीं क्यों थी। मुझे तो कभी भी, मैं तो बड़ा ऑन रिकॉर्ड हूँ, मुझे इमरान खान साहब के केसेस में इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। देखिए चौधरी साहब, इन्हीं अदालतों से जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जमानत मिली, इन्हीं से उमर चीमा साहब को भी मिली। अगर बानी चेयरमैन को नहीं मिल रही तो उसके कोई ना कोई रीजन तो होगा। इसको बिल्कुल ही ये कहना कि इसमें कुछ भी जान नहीं है, ये कैसे? नहीं, देखें आदिल, गुजारिश ये नहीं होती। गुजारिश ये है कि बेल के मैटर्स 2-2 साल बाद लग रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कौन सी बेल मिली है कि वो बाहर आ गए, 2 साल हो गए। इंस्टिगेशन और प्रोवोकेशन की सजा कितनी होती है?
नहीं, बट वो दूसरे केसेस में अंदर है ना चौधरी साहब, वो दूसरे केसेस में अंदर है, लेकिन 9 मई में तो उनको जमानतें मिल गई। भाई दूसरे कौन से केसेस है, सारे 2 साल से तो अंदर है, वो उनको आपने रखा हुआ है ना। अब ये भी कोई बात है कि जमानत किस चीज में मिली उन्हें? अब्बासी साहब 2 साल हो गए केस का एविडेंस जो रिकॉर्ड है नहीं पेश की जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस जो है वो रिकॉर्ड नहीं लाती और अदालत डेट डाल देती है। अच्छा, मुझे ये भी हुआ, ये तो चले कानूनी तौर पर तो आप दोनों की बहस होगी, वैसे ये सच्चा प्यार, ये सच्चा प्यार पीटीआई को क्यों नहीं मिल पा रहा? ये अखलाकी तौर पे भी ये बहस है, ये कानूनी तौर पे भी है, ये पॉलिटिकल एथिक्स के भी खिलाफ है, ये ह्यूमैनिटीज के भी खिलाफ है। चले लेट मी टेक अ रिस्पांस जो है वो हमको जी कंप्लीट कर ले चौधरी साहब। मैं सर गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये कानूनी बहस नहीं है, ये अखलाकी बहस है, ये एक वाकयाती हकायक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये मामला है। आपने 2 साल, आपने 9 मई से पोलिटिसाइज और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ही कोई नहीं, यानी आपने जो उसमें मुलव्वस थे सबको छोड़ दिया, चलान में नाम होने के बावजूद। जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा, ये सियासत को खैराबाद का, जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा, आपने उसमें 35 40 मुकदमे किए हुए इमरान खान समेत। मैं एक आपको चीज़ बताऊं कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज करना, अब आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सारे इनको रिलीफ मिले, पीटीआई को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टारगेट था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था। साइफर के अंदर एक्विटल आई, सारे केसेस के अंदर आपकी बेल्स भी आई, किसी जगह सस्पेंशन भी आई, और फिर कहा गया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा जो हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर हमें इंसाफ की तवक्को। और आप देखें कि एक इस पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गए, रिज़र्व सीट्स के अंदर 5-0 से इनके खिलाफ फैसला आया, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने कहा जी कि वहाँ पे बड़े अच्छे जज हैं, दलेर। देखिए बात ये है कि जो उस दिन सारा सवाल मैंने अब अगले हिस्से के लिए रखा, मैं इनसे पूछना चाहते हैं, बात पूरी कर रहे हैं कि सच्चा प्यार क्यों नहीं मिल पाया। आज अलीमा खान साहबा ने ये भी कह दिया कि गंडापुर साहब ने माइनस कर दिया है इमरान खान साहब। नहीं, देखें ना कि ये इनके अपने, देखें इनके इंटरनल डिफरेंसेस भी हैं, इनके लीगल स्ट्रैटेजी के अंदर भी प्रॉब्लम है। अब देखें कि आप एक ग्राउंड रियलिटी के अंदर जाएं कि आप जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, उसके बाद जो नैरेटिव बना है वो नैरेटिव क्या था? वो नैरेटिव ये था कि आपने जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसके मुतल्लिक आपने एक नैरेटिव खड़ा किया, और उस नैरेटिव का नतीजा ये निकला कि आपके अक्रॉस द कंट्री जो है आपके लोग आए। आज तक नहीं हुआ, 50-60 साल 70 साल के अंदर मार्शल लॉज भी आए, सिविलियन गवर्नमेंट्स भी आई, कभी इस तरह नहीं हुआ कि आपने पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस या आपकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ के ऊपर गए, आपने किस तरह यूनिफॉर्म को बाहर किया। इन्हीं 12 मुकदमात में, जरा कानूनी बात मुझे बताएं, 12 मुकदमात में 8 में जमानत नहीं होती, 4 में हो जाती है, इसका क्या मतलब? नहीं, देखें उसके अंदर ये है कि हर केस के अपने डिफरेंसेस हैं। आज जो केस लगे हुए थे उसके अंदर 5 चार्जेस हैं। एक है इंस्टिगेशन, दूसरा है प्रोवोकेशन, तीसरा है सेडिशन है, एक अबेटमेंट है, और उसके बाद ये है कि आपने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जो है आपके इस सारे प्रोसेस के अंदर जाके ये उकसाने से है जो नुकसान हुआ। अब अदालत हर केस को इंडिपेंडेंट देगी। ये कभी नहीं हुआ कि जी आपके खिलाफ 10 FIR हैं और अदालत कहे कि नहीं जी 8 का मेरा ये व्यू है, 4 भी मैं उसी तरह फॉलो करता हूँ, चूँकि हर केस की इंडिपेंडेंट FIR है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, और इंडिपेंडेंट आपके उसके अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं। तो मैं ये समझता ये हूँ कि हर वक्त जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करना, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो भी 26वीं आईनी तरमीम के अंदर PTI उस प्रोसेस का हिस्सा थी, मौलाना फजल रहमान उसके बताते हैं आपको, इनके स्टॉलवर्ट्स उस चीज़ के अंदर थे कि वो सारे के सारे उस प्रोसेस के अंदर थे। आप 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर डिस्क्रेडिट, फिर ये सारे आदल जजेस वो हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले लगे थे। अब 2 जजेस जिन्होंने आज ये फैसला दिया है, यार खुदारा कुछ तो इस चीज़ के अंदर रखें कि फ़ौरन ही आप सारी जुडिशरी को उड़ा दें, और उसके बाद ये है कि आप ये कहें कि इस मुल्क में इंसाफ भी नहीं है, अदालतें भी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप उन जगहों पे जाते क्यों हैं? और अगर आप उन पे जाते हैं तो फिर आप ट्रस्ट करें ना। ये नहीं हो सकता कि आप एप्रोबेट और रेप्रोबेट करें, एक ही सांस के अंदर आप रिलीफ भी मांगे और दूसरी सांस के अंदर सिस्टम को डिस्क्रेडिट करें। मेरा ख्याल ये है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पर अपील पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, उसके ऊपर एक फैसला करेगी, और उसके बाद ट्रायल अपनी जगह है। और
पॉइंट है आज भी जो आएंगे ये टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन है, ये हतमी नहीं है। देखिए पाकिस्तान के अंदर डेली हजारों बेलें फाइल होती हैं, सिविल कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कभी बेल हो जाती है, कभी बेल नहीं होती। ये एक जज की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है या नहीं बनता, लेकिन सिस्टम को, जुडिशरी को, जजेस को मेरा ख्याल है डिस्क्रेडिट नहीं करना। साहब यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट, या मैं आपसे जरा मेरा भी सवाल ले लें साथ ही। ये माइनस कर दिया है गड्डापुर साहब ने, इमरान खान को माइनस कर दिया है, अलीमा खान साहब बता रही। देखिए हाफिज एहसान साहब जो है ना हुकूमत का मौका बड़ी अच्छी तरह से पेश नहीं इस तरह ना करें आप, हुकूमत का मौकफ ना कहा करें, आप नहीं, अपनी बात करें। आप हुकूमत नहीं आप अपनी बात करें ना चौधरी साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि आप अपनी बात करें। आपका एक मौकफ है, आप उस मौकफ पे जाए। अगर मेरा मौकफ ठीक नहीं है तो ये आप उसके ऊपर बात तो चल सकते हैं, लेकिन चीजों को एसोसिएट न करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप जैसे बहुत सारे और हैं वो भी रखते हैं, करें। आप मुझे ये बताएं, आप उन मीटिंग्स में होते नहीं है, आप उन मीटिंग्स के अंदर होते नहीं है, और आप 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं। आप थे उन मीटिंग्स के अंदर, आप पूछे ना जो मीटिंग्स के अंदर थे, मौजूद थे, आप अभी लीगल टीम के अंदर हैं। आप एक तरफ कहते हैं लीगल टीम ठीक नहीं काम कर रही है, एक तरफ कहते हैं दूसरा, सिर्फ अपनी ओपिनियन उनको जरा मुकम्मल करने दें। जी चौधरी साहब को अब आप तहम्मुल से जवाब सुने। ये जो आपने इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई है, और भाई कौन सी अदालत, कौन सा जज, कौन सी डिस्क्रिप्शन, 2 साल में जब बेल जो नहीं लगी, 2 साल बंदे को आपने अंदर रखा है, एक जुर्म जिसकी जो अभी साबित होने, इससे बड़ी बेल की ग्राउंड कोई हो सकती है? कौन सी दुनिया में लिखा हुआ है कि बेल जो है वो 2-2 साल तक आप नहीं देंगे, आप उनका रिकॉर्ड पेश नहीं करेंगे? आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है और अदालत जो है वो डेटों पे डेट देगी। कौन से अपना ये मामलात होते हैं? छोड़े पड़े हैं खामखा एक चीज को जोर जबरदस्ती से पेश करी जा रहे हैं। ओके चौधरी साहब जरा मुझे जरा बताइए, इमरान खान को माइनस कैसे किया गंडापुर ने, ये क्या हुआ है? सर उस पे तो देखिए, एक पहली बात तो ये है कि पहले तो पीटीआई ये फैसला करे कि क्या पार्टी जो है वो जो तंजीम है उसने चलानी है, फैमिली ने चलानी है। पहला फैसला तो ये करे। दूसरी बात ये है कि आपने बजट का मामला जो है इतना बुरी तरह से मिस हैंडल हुआ है। कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अगर बजट पास नहीं होता तो केपी की हुकूमत ने घर जाना है। अब ये बात इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो भी टेक्निकल आदमी नहीं है, उनको भी ज़ाहिर है जो लॉयर्स हैं 40 के करीब तो वकील हैं यहाँ पे जो पोजीशंस पे बैठे हुए, उनमें से एक भी शख्स इतनी जो फहम का मालिक होना चाहिए ना कि आप खान साहब से बताएं कि सर उसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा और अगर हम ये नहीं करेंगे। बजट जो है वो ना पास करने को आपने बाकायदा जो है एक इशू बनने दिया, और जब वो इशू बन गया तो आपने जाके बजट पेश कर दिया और फिर उसको अप्रूव भी करा लिया। और उससे पहले आपने तकरीर झाड़ दी कि जी हम तोड़ देंगे असेंबली, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सर गुजारिश ये है कि ये चीजें थोड़ी सी फहम फरासत है। कोई पॉलिटिक्स जो है वो एक आर्ट है, उसको तरीकेकार है। पॉलिटिक्स में हमेशा लड़ाई नहीं होती। बजट ना पास, सवाल ही नहीं पैदा होता कि बजट पास ना हो। जब आप ये अलीमा बात करी थी, अलीमा खान साहब बात, तो उनको राइट लेफ्ट पे जो वकील खड़े थे उनका काम था ना कि उनको समझाते जी ये भी ऐसे बात नहीं, ऐसे होनी है। माइनस इमरान खान को इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के जो उन्होंने कहा कि उनकी मंजूरी के बगैर बजट जो है वो अप्रूव नहीं होगा। ये 2 दिन पहले इसकी सीएम की स्पीच है। फिर रात को 11 बजे जब चारों सूबों का बजट अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर बहस हो रही है, आपने बजट पास कर दिया। तो ये डायकोटमी है ना गुफ्तगू में, फिर इस पर तनकीद तो होगी। आप 2 हवाले दे रहे हैं, ये कि फिलहाल उनकी फैमिली ये पार्टी अफेयर्स रन करती नजर आ रही है, इस वजह से ऐसे स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं, और दूसरा टेक्निकल और नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जो बता नहीं पा रहे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। गुजारिश ये है ना, देखें फैमिली जो है वो तो जज्बाती है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ रिश्ता उनका है वो हसास है उन मामलात पे। ये तो जिनके साथ बीती है, हमारे साथ तो बीती है। घर की खवातीन जिटरी हो जाती हैं, वो मायूस भी हो जाती हैं, वो चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। लेकिन जब आप पार्टी और पार्टी पोजीशन होल्डर्स के ऊपर ओपनली तनकीद करते हैं, इससे क्या होता है? पार्टी कमजोर होती है, और पार्टी कमजोर हुई है। पार्टी कमजोर होने का नुकसान किसको है? इमरान खान को, जो कि जेल के अंदर बैठे हैं। तो गुजारिश ये है कि इसलिए सियासत जो है जज्बात का खेल नहीं है। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि ये जो वन लाइनर पब्लिक में गया होगा आज के गंडापुर ने इमरान खान को माइनस कर दिया, आम बंदे को, वर्कर को आप नहीं समझा सकते। वो जेन्युइनली समझेगा कि गंडापुर ने जो है वो कोई साजिश कर दी है
या वो कर दिया, हालांकि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है हाफिज साहब क्विकली जरा 1 मिनट टाइम खत्म है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो है आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस सिचुएशन के अंदर कोई ना कॉन्सेप्ट था, ना ज़रूरत थी, ना लगनी थी, क्योंकि ये एक बजट का प्रोसेस है। अगर असेंबली बजट पास कर लेती है तो वो कंटिन्यू करेगी, अगर असेंबली बजट पास नहीं करती तो चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, कैबिनेट नहीं रहेगी। और अगर कोई शख्स मेजॉरिटी नहीं लेता, चूँकि आर्टिकल 120 से लेके 126 तक जो है ये बजट का है, 122 के अंदर पास नहीं होता तो गवर्नर के पास आर्टिकल 126 के नीचे ये ऑर्डिनेंस इशू करने का इख्तियार है कि वो 4 माह के लिए एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स जो है उनको अलाउ कर सकता है। और उस दौरान ये है कि अगर एक सेशन के अंदर लोग कहते हैं कि जी हमारी मेजॉरिटी है, चूँकि KPK का आदल एक ये है कि सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं बिकॉज कि उनका कोई पार्टी एफिलिएशन है नहीं है, तो अगर कोई शख्स कहता है कि मेरे पास मेजॉरिटी है तो वो चीफ मिनिस्टर जो है उसको आर्टिकल 130 के अंदर कहेगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ कर दें। और अगर वो नहीं आता तो फिर ऑटोमेटिकली जो है असेंबली जो है वो आर्टिकल 112(2)(b) के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो चीफ मिनिस्टर ने बात की है, ना वो कॉन्टेक्स्ट है, ना लग सकती है, और ना ही वो ग्राउंड थी कि गवर्नर जो है उस चीज को प्रोवोक करता। 30 सेकंड चॉइस साहब, मैंने कंक्लूड करना है शो। यू वांटेड टू तौबा एक ही सूबे में हुकूमत है और उसको भी कहते हैं आजाद है। बाकी बात जो है वो कानूनी तौर के ऊपर बिल्कुल कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग सकती थी। हाँ, अगर बजट पास नहीं हो तो हुकूमत को घर जाना पड़ता है। ये बजट ना पास होने के कॉन्सिक्वेंस होता है और इसी को मद्देनजर रख के उन्होंने किया। तो फिर पहले तकरीर या अपना वो फिर बढ़ के मारने की क्या जरूरत होती है? गो नॉर्मल। लेकिन अभी तो 30 दिन तक टाइम था, इतनी जल्दी क्यों की है? पता नहीं क्या, अब ये तो उसकी वजाहत वो देंगे। फिर पॉलिटिकल कमेटी ने जिन्होंने वोट दिए बजट पास करने के हक में उनके नाम भी लाए। मैं कंक्लूड करता हूं। मैं कल एक जगह बैठा हुआ था, मुझसे किसी ने कहा कि गंडापुर बहुत गुस्से में आ गए। अब पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो, मैंने ये खबर नहीं देखी हुई थी गंडापुर साहब ने गुस्से में कहा क्या था, मेरे से मिस हो गई थी। लेकिन मैंने उनको ये कहा था सुबह तक गंडापुर साहब ठीक होंगे और वो ठीक हो गए। सो आदिल फैसल ने खुद कहा कि हमारे लॉयर्स जो है उनका भी एक नेग्लिजेंस का इशू है, डाइकोटमी का भी उसने बात की है, पॉलिटिकल विजडम पे भी बात की है। तो ये सारी चीजें लेड करती है ना। तो अगर आपके अंदर अपने वो शॉर्टफॉल्स हैं या आपके अंदर वो क्रैक्स हैं तो उनको इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तो ना थोपे ना, कभी गवर्नर पे थोप देना, कभी अदालत में थोप देना, कभी उन चीजों के ऊपर थोप देना। मेरा ख्याल है कि ये बात मुनासिब नहीं है। आप अपनी जो चीजें उनको रेक्टिफाई करें, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आएं और इन चीजों को। थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, हाफिज एहसान खोखर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।